भूतहा ट्रेन, रात का आखिरी सफर, भाग 1, द हॉन्टेड ट्रेन, द लास्ट जर्नी ऑफ द नाइट। अध्याय 1, एक अनजानी चेतावनी। कोलकाता का हावड़ा स्टेशन। रात के 11:30 बज रहे थे। दिसंबर की सर्द हवा में भी स्टेशन पर हलचल थी, लेकिन एक अजीब सी खामोशी भी पसरी हुई थी, जो सिर्फ रात के आखिरी प्रस्थानों में महसूस होती है। आर्यन, 25 साल का एक उभरता हुआ आर्किटेक्ट, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ा था। उसे अगली सुबह किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मीटिंग के लिए सिलीगुड़ी पहुंचना था। उसकी टिकट थी ट्रेन संख्या 13,414, उत्तरी एक्सप्रेस, जो मध्य रात्रि 12:05 बजे रवाना होने वाली थी। ये ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंचने का सबसे तेज और सीधा रास्ता थी, पर साथ ही अपने अजीबोगरीब समय के लिए भी कुख्यात थी। आर्यन अपनी माँ से बात कर रहा था। हाँ माँ, मैं पहुंचकर कॉल करूंगा। रात भर का ही सफर है। और हाँ, मैंने ट्रेन में गरम खाना पैक करवा लिया है, ध्यान रखना बेटा, उसकी माँ ने थोड़ी चिंता भरी आवाज में कहा। तुम्हें याद है ना, पिताजी हमेशा कहते थे कि रात के सफर में। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ माँ। रात के सफर में नजर नहीं लगानी चाहिए। आर्यन ने हंसने की कोशिश की। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेन है। मैं दरवाजे और खिड़कियां बंद रखूंगा। अब तुम सो जाओ। कॉल काटने के बाद आर्यन ने अपने सामान की ओर देखा। उसे AC 3 टियर के कोच B3 में बर्थ नंबर 27 मिली थी। वो अपने फोन पर कुछ काम निपटाने लगा। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वह चौंक कर पलटा। उसके पीछे एक बुजुर्ग कुली खड़ा था, जिसकी चमड़ी पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसकी नीली वर्दी रात की रोशनी में और भी मैली लग रही थी। बाबूजी, आप इसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? कुली ने धीमी, लगभग फुसफुसाहट वाली आवाज में पूछा। हाँ, उत्तरी एक्सप्रेस। क्यों, क्या हुआ? आर्यन ने जवाब दिया। यह ट्रेन रात के लिए ठीक नहीं है। कुली ने अपनी आवाज और नीची कर ली। उसकी आंखें प्लेटफॉर्म की पटरियों पर टिकी थीं, मानो वहां कोई खतरा छिपा हो। आर्यन ने मुस्कुराने की कोशिश की। क्या आप कह रहे हैं कि ये लेट हो जाएगी? मुझे टाइम पर पहुंचना है। लेट नहीं बाबूजी, ये ट्रेन जल्दी आ जाती है, कुली ने कहा। उसने धीरे से अपने हाथ से इशारा किया। इसकी पूरी रैक काली है। इसके कुछ डिब्बों पर ध्यान से देखिएगा। जंग लगा हुआ है, लेकिन वो जंग नहीं है, वो सूखे खून का रंग है। आर्यन को गुस्सा आया। वो अंधविश्वास से दूर रहने वाला व्यक्ति था। देखिए बाबा, मुझे ये सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप सिर्फ मेरा सामान। इससे पहले कि आर्यन अपनी बात पूरी कर पाता, एक जोरदार चीर देने वाला हॉर्न प्लेटफॉर्म पर गूंज उठा। आ गई, कुली चिल्लाया। उसकी आवाज में डर के साथ एक तरह की निराशा थी। यह हमेशा समय से 5 मिनट पहले आ जाती है। जल्दी चढ़िए और कोशिश कीजिएगा कि आप रात भर अपनी बर्थ से नीचे ना उतरें। कुली लगभग भागते हुए आगे बढ़ा, आर्यन के भारी बैग को लेकर। सामने एक विशाल काला इंजन प्लेटफॉर्म में घुस रहा था। उसकी हेडलाइट्स तेज थीं, पर उनमें एक पीली बेजान सी चमक थी। पूरी ट्रेन सचमुच में काली थी, जिसके खिड़कियों के शीशे रात को प्रतिबिंबित नहीं कर रहे थे, मानो वे अंदर से पूरी तरह से अंधेरे हों। आर्यन जल्दी से B3 कोच में चढ़ा। कुली ने जल्दी से उसका सामान बर्थ के नीचे रखा और बिना बख्शीश लिए तेजी से उतर गया। अध्याय 2, B3 कोच का सन्नाटा। आर्यन ने चैन की सांस ली और अपनी बर्थ साइड पर 27 पर चढ़ गया। उसने अपने जूते उतारे, खिड़की का पर्दा खींचा और अपने फोन को चार्जिंग पर लगाया। ट्रेन ने एक धीमी कर्कश आवाज के साथ चलना शुरू किया। रात के सफर की आमदनी के विपरीत कोच B3 में अजीबोगरीब शांति थी। आर्यन ने अनुमान लगाया कि यह पीक सीजन नहीं था, इसलिए कोच खाली होगा। उसने पर्दा थोड़ा सा हटाकर झांका। सामने वाली लोअर बर्थ पर एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी थी। उसकी साड़ी साधारण थी और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें बंद थीं और वो ऐसे लग रही थी जैसे वो बहुत गहरी नींद में हो या शायद बहुत देर से सोई ना हो। साइड लोअर बर्थ पर एक युवा जोड़ा था, जो एक दूसरे से सटे हुए बैठे थे, लेकिन आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। वे दोनों एक ही दिशा में खिड़की से बाहर अंधेरे को घूर रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। ऊपर की बर्थ 25 खाली थी। आर्यन ने एक नजर पूरी कोच पर डाली। कोच में 72 बर्थ थीं, लेकिन मुश्किल से 10-12 यात्री ही दिख रहे थे। TTE भी कहीं नहीं था।
आर्यन को कुली की बात याद आई। कोशिश कीजिएगा कि आप रात भर अपनी बर्थ से नीचे न उतरें। उसने इस विचार को झटक दिया। यह सिर्फ एक कम यात्रियों वाली रात की ट्रेन थी। उसने अपना डिनर निकाला, गर्मा गर्म रोटी और आलू दम। वो अभी खाना शुरू ही करने वाला था कि लोअर बर्थ वाली महिला ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें सीधे आर्यन की ओर घूर रही थीं। उनमें कोई चमक नहीं थी। भूख लगी है बेटा? महिला ने आवाज निकाली। उसकी आवाज बहुत सूखी और धीमी थी, जैसे किसी पुराने टेप रिकॉर्डर से आ रही हो। आर्यन ने नम्रता से जवाब दिया, हाँ, बस थोड़ा सा। रात का खाना हमेशा खतरनाक होता है, उसने कहा। क्यों? क्योंकि आप जानते नहीं हैं कि यह खाना आखिरी होगा या नहीं। महिला ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और ऐसा लगा जैसे उसने ये बात कभी कही ही ना हो। आर्यन का हाथ चम्मच पर थम गया। ये एक सामान्य दार्शनिक बात हो सकती थी, लेकिन उस माहौल में वो उसे एक अजीब सी धमकी लगी। उसका पेट भरा हुआ था, पर मन बेचैन हो गया। उसने खाना वापस बैग में रख दिया। अध्याय 3। फुसफुसाहट और आहट। करीब 1 घंटा बीत गया था। ट्रेन पूरी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन उसकी आवाज भी सामान्य ट्रेनों से अलग थी। उसमें एक अजीबोगरीब किलकारी, स्क्रीचिंग की आवाज मिली हुई थी, जो बार बार आ रही थी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसे अपने सिर के ठीक ऊपर बर्थ 25 से एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। वो चौंक कर उठ बैठा। बर्थ 25 खाली थी। उसने चढ़ने से पहले देखा था। फुसफुसाहट पहले धीमी थी, फिर थोड़ी तेज हुई। ये ऐसी थी जैसे कोई बहुत धीरे धीरे किसी बच्चे को लोरी सुना रहा हो, पर शब्द स्पष्ट नहीं थे। आर्यन ने अपनी टार्च निकाली और ऊपर की बर्थ की ओर चमकाई। बर्थ खाली थी, न कोई सामान, न कोई तकिया, पर आवाज आ रही थी। अब वो लोरी नहीं थी, अब वो रोने की आवाज थी, पर वो भी फुसफुसाहट में बदल गई थी। बचाओ, बचाओ। आर्यन ने दिल थाम लिया। आवाज इतनी नजदीक थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कान के पास झुककर रो रहा हो। उसने अपने फोन की लाइट बंद कर दी और स्थिर हो गया। अब आवाज नहीं आ रही थी। उसने नीचे झांका। महिला, लोअर बर्थ, अभी भी सो रही थी। युवा जोड़ा, साइड लोअर, अभी भी बाहर अंधेरे को घूर रहा था। कोई हलचल नहीं थी। आर्यन ने सोचा कि शायद यह आवाज किसी और कोच से आ रही होगी, या शायद उसे नींद में भ्रम हुआ हो। वो बहुत तनाव में था। वो फिर से लेटा और खुद को शांत करने की कोशिश की। 5 मिनट बाद आवाज फिर आई, पर इस बार वो बर्थ 25 से नहीं थी। इस बार वो ट्रेन के फर्श के नीचे से आ रही थी। ये खरोंचने की आवाज थी, जैसे कोई नुकीली चीज धातु को जोर से खरोंच रही हो। क्रर टच, क्रर टच, क्रर टच। आवाज उसके बर्थ के नीचे से शुरू हुई और धीरे धीरे महिला के बर्थ के नीचे से गुजरी और फिर युवा जोड़े के बर्थ के नीचे से होकर ट्रेन के दूसरे छोर की ओर चली गई। आर्यन का गला सूख गया। ये आवाज किसी सामान्य चीज की नहीं थी। यह बहुत ही जानबूझकर धीमी और भयानक थी। उसे लगा कि उसे टीटीई को ढूंढना चाहिए, या गार्ड को। उसने हिम्मत करके नीचे उतरने का फैसला किया। वो अपनी बर्थ से नीचे उतरा और कोच के गलियारे में खड़ा हुआ। उसने देखा, महिला की आंखें खुली हुई थीं। वे खाली और स्थिर थीं। युवा जोड़े ने भी अब घूरना बंद कर दिया था। वे दोनों एक दूसरे से दूर हटकर अपनी अपनी बर्थ के अंतिम किनारे पर बैठे थे, जैसे वे उस कोने से बंधे हों। अचानक युवा लड़के ने बहुत धीमी आवाज में अपने पार्टनर से कहा, अब आ गया। दरवाजे की तरफ। आर्यन समझा नहीं। कौन आ गया? वह कोच के अंत वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा, जहां से अगले कोच में जाया जाता है। उसे लगा कि वो बस इस डरावने कोच B3 से निकल जाए। वो दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की। वो जाम था। उसने जोर से धक्का दिया, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। दरवाजा जाम है, आर्यन ने लगभग चिल्लाकर कहा। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कोच के बाकी यात्री एकदम खामोश थे, जैसे वे वहां हों ही नहीं। तभी आर्यन को दरवाजे के हैंडल पर एक बहुत ही चिपचिपी गीली चीज महसूस हुई। उसने अपनी टॉर्च चालू की और हैंडल पर डाली। उसने देखा कि हैंडल पर गाढ़ा लाल रंग का पदार्थ लगा हुआ था। आर्यन को उल्टी आने लगी।
ये सूखा खून नहीं था जैसा कुली ने कहा था, ये ताजा लग रहा था। और तभी दरवाजे के ठीक पीछे से गलियारे के उस पार एक भारी भरकम सांस की आवाज आई। वो किसी इंसान की सांस नहीं थी, वो ऐसी थी जैसे कोई विशाल जानवर या कोई बहुत बड़ा व्यक्ति खुली हवा में सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा हो। हफ 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 आवाज धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ने लगी। उसके पास भागने के लिए सिर्फ एक ही जगह थी, अपने बर्थ पर वापस जाना। अध्याय 4 लोअर बर्थ का रहस्य। आर्यन तेजी से मुड़ा और दौड़कर अपने बर्थ की तरफ भागा। वो छलांग मारकर अपनी साइड अपर बर्थ पर चढ़ गया और तुरंत पर्दे को कसकर बंद कर लिया। उसने अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित करने की कोशिश की जो उसके सीने में जोर से हथौड़े मार रही थी। बाहर वो भारी सांस अब उसके बर्थ के पास थी। हफ हफ आर्यन ने धीरे से पर्दा थोड़ा सा सरकाया और नीचे झांका। लोअर बर्थ वाली महिला बैठी हुई थी। वो अब बिल्कुल सामने की ओर देख रही थी जहां से आवाज आ रही थी। उसका चेहरा अब और भी ज्यादा पीला पड़ चुका था। उसने अपना हाथ उठाया और हवा में घुमाया जैसे किसी को दूर हटने का इशारा कर रही हो। जाओ, महिला ने फुसफुसाया। आवाज रुक गई। आर्यन ने महसूस किया कि उस भयानक चीज ने, जो भी वो थी, महिला की बात मान ली थी। अब सिर्फ ट्रेन की कर्कश आवाज और दिल दहला देने वाली खामोशी थी। आर्यन ने पर्दा वापस बंद कर दिया और अपने कान कसकर बंद कर लिए। वो चाहता था कि किसी भी तरह सुबह हो जाए। करीब 15 मिनट बाद जब उसका दिल थोड़ा शांत हुआ, उसने एक बार फिर पर्दा हटाया। लोअर बर्थ खाली थी। वह महिला कहां गई? आर्यन तुरंत उठकर अपनी बर्थ से नीचे कूदा। उसने देखा कि महिला का बिस्तर, कंबल और तकिया सब वहीं था, लेकिन वह खुद वहां नहीं थी। उसने उस जोड़े की ओर देखा। वे दोनों फिर से खिड़की के बाहर घूर रहे थे। वो महिला, आर्यन ने फंसते हुए आवाज में पूछा, अभी यहां एक महिला थी, वो कहां गई? युवा लड़के ने धीरे से अपना सिर आर्यन की तरफ घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं। वो हर स्टेशन पर उतर जाती है, लड़के ने कहा, पर यहां कोई स्टेशन नहीं आया। आर्यन ने जोर दिया। युवा लड़की ने पहली बार मुंह खोला। उसकी आवाज एक थकी हुई सांस की तरह थी। इस ट्रेन के लिए, उसने कहा, हर स्टेशन दिखाई नहीं देता। आर्यन को समझ आ गया था कि वो किसी सामान्य ट्रेन में नहीं है। ये ट्रेन और इसके यात्री कुछ भयानक रहस्य छिपाए हुए थे। तभी ट्रेन की आवाज अचानक बदल गई। इंजन की रफ्तार कम होने लगी। ब्रेक की जोरदार चीख सुनाई दी। ट्रेन धीमी होने लगी, जैसे वो किसी स्टेशन पर रुकने वाली हो। क्या कोई स्टेशन आ गया? आर्यन ने पूछा। नहीं, लड़के ने कहा, आ गया। वही। बाहर भयानक अंधेरा था, पर ट्रेन की हेडलाइट्स की रोशनी में आर्यन ने कुछ देखा। पटरी के दोनों ओर सूखे, कटे हुए पेड़ों का एक अंतहीन जंगल था और दूर से उसे एक डरावनी पुरानी इमारत का ढांचा दिखाई दिया। वो किसी स्टेशन जैसा नहीं लग रहा था। वो एक पुरानी, टूटी हुई धर्मशाला या मेंटल असाइलम जैसा था। ट्रेन एक पूर्ण विराम पर रुक गई। बाहर कोई आवाज नहीं थी। हवा भी बंद थी। ट्रेन के अंदर भयानक चुप्पी थी। अचानक आर्यन की बर्थ के नीचे से, जहां उसका बैग रखा था, किसी ने उसके पैर को जोर से पकड़ा। वो चौंक कर चीखा, कौन है? आर्यन नीचे नहीं देख सकता था, पर उस पकड़ में एक भयंकर शक्ति थी। वो उसे खींच रही थी। नीचे आओ, एक गहरी सड़ी हुई आवाज ने कहा। आर्यन ने जोर से अपने पैर को झटका दिया और वो नीचे गिर पड़ा। उसने घबरा कर देखा। उसके बर्थ के नीचे जहां सामान रखा जाता है, वहां एक काले जले हुए हाथ की उंगलियां दिखाई दे रही थीं। वे उंगलियां उसके पैर को पकड़े हुए थीं और उन उंगलियों के बीच से एक पीली गंदी आंख उसे घूर रही थी। अध्याय 5 पाताल से हाथ, द हैंड फ्रॉम बीनीथ। आर्यन जमीन पर गिरा हुआ था। उसके पैर में अभी भी उस काली सड़ी हुई उंगलियों की पकड़ का एहसास था। उसकी आंखें बर्थ के नीचे लगे उस पीले, गंदे और भयानक चीज को घूर रही थीं। वो आंख पलक नहीं झपका रही थी। वो बस देख रही थी, जैसे कि वो आर्यन के डर को पी रही हो। आर्यन ने घबराकर पीछे हटना चाहा, पर बर्थ के नीचे से आवाज फिर आई, तुम भी जाओगे? इस बार आवाज सिर्फ गहरी नहीं थी, ये ऐसी थी जैसे किसी ने रेत और पानी को मिलाकर बोला हो।
आर्यन ने किसी तरह खुद को घसीटकर उस जगह से दूर किया जहां से वो हाथ निकला था। वो दरवाजे की तरफ भागा जो अभी भी लाल चिपचिपे पदार्थ से सना हुआ था और जाम था। उसने पीछे मुड़कर देखा। बर्थ के नीचे से वो हाथ अब पूरी तरह से बाहर निकल आया था। वो अजीब तरह से कोहनी से मुड़ा हुआ था और जमीन पर रेंग रहा था जैसे कोई चोटिल जानवर। और उस जले हुए हाथ के पीछे डिब्बे के फर्श पर बनी धातु की जली के नीचे से पीली आंखें अब दो हो गई थीं। ट्रेन स्टेशन जैसे वीरान ढांचे के सामने बिल्कुल शांत खड़ी थी। बाहर न कोई आवाज न कोई रोशनी। क्या तुम लोग इसे नहीं देख रहे हो? आर्यन ने चीखकर साइड लोअर बर्थ पर बैठे जोड़े से पूछा। युवा जोड़े ने कोई जवाब नहीं दिया। वे अभी भी खिड़की के बाहर घूर रहे थे। आर्यन ने उस लड़के का कंधा हिलाया। मुझे बाहर निकलना है, ये दरवाजा खोलो। लड़का धीरे से आर्यन की ओर पलटा। अब भागना फायदा नहीं बाबूजी। लड़के की आवाज अब और भी धीमी थी। जब ट्रेन रुकती है तो इसका दरवाजा सिर्फ अंदर से बंद नहीं होता, ये बाहर से भी बंद हो जाता है। बाहर से कौन बंद करता है? आर्यन ने हांफते हुए पूछा। वही जिसका इंतजार ये ट्रेन करती है, लड़की ने ठंडी निर्जीव आवाज में कहा। आर्यन ने देखा कि वो हाथ अब रेंगते हुए गलियारे में तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था और अब वो केवल एक हाथ नहीं बल्कि एक काले कपड़े में लिपटे हुए व्यक्ति का ऊपरी हिस्सा लग रहा था जो जमीन पर सपाट रेंग रहा था। टीटीई कहां है? गार्ड कहां है? उन्हें ढूंढो मत, लड़के ने गंभीर चेतावनी दी। उन्हें ढूंढना खतरे को बुलाना है। आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी साइड अपर बर्थ पर छलांग लगाई और दरवाजा खोलने के लिए औजार ढूंढने लगा। उसे पता था कि उसे किसी भी कीमत पर यह कोच छोड़ना होगा। अध्याय 6। अतीत की रोंगटे खड़े कर देने वाली गूंज, द चिलिंग एकोज ऑफ द पास्ट। आर्यन को अपनी सीट के पास एक पुराना भारी लोहे का रॉड मिला जिसे शायद कोई यात्री सामान रोकने के लिए इस्तेमाल करता था। उसने उस रॉड को दरवाजे की कुंडी पर जोर से मारना शुरू किया। धमाक 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 आवाज से पूरी ट्रेन गूंज उठी। नीचे उस काले साये ने दरवाजे की ओर रेंगना बंद कर दिया था। वो रुक गया और उसकी पीली आंखें ऊपर की ओर ठीक आर्यन की तरफ मुड़ गईं। मत जगाओ, उसे साये ने सिसकते हुए कहा। ट्रेन के दरवाजे पर लगा खून अब तेजी से बहने लगा जैसे किसी ने नल खोल दिया हो। वह चिपचिपा पदार्थ नीचे फर्श पर टपक रहा था। दरवाजा टूट नहीं रहा था पर खुलने लगा था। जैसे ही आर्यन ने आखिरी वार किया, दरवाजा एक भयानक चीख के साथ खुला। पर वो अगले कोच में नहीं खुल रहा था। वो दरवाजा सीधे जंगल और स्टेशन नुमा ढांचे की ओर खुल गया था और दरवाजा खुलने के साथ ही बाहर से एक हवा का झोंका अंदर आया। वो सामान्य हवा नहीं थी। वो गंधक, सल्फर और जलती हुई लकड़ी की भयानक गंध लिए हुए थी। और उस हवा के साथ फुसफुसाहट वापस आ गई। लेकिन इस बार वो एक ही आवाज नहीं थी, वे सैकड़ों हजारों फुसफुसाहटें थीं। वे आवाजें दरवाजे से अंदर आ रही थीं और कोच के चारों ओर चक्कर लगा रही थीं। युवा जोड़ा जो अब तक स्थिर था अचानक जोर जोर से रोने लगा। चली गई, वह चली गई, लड़की ने रोते हुए कहा। उस औरत ने हमसे झूठ बोला, उसने हमें धोखा दिया। आर्यन उस साये को भूल गया जो बर्थ के नीचे से निकला था। उसने दरवाजे से बाहर देखा। उसे स्टेशन का वीरान ढांचा, जिसे उसने पहले असाइलम जैसा समझा था, अब स्टेशन के मलबे जैसा लगा। और उस मलबे के ठीक बीच में उसे एक पुराना काला बोर्ड दिखाई दिया। बोर्ड पर हिंदी और बांग्ला में लिखा था, लक्ष्मीपुर जंक्शन 1982। और बोर्ड के नीचे उस सड़ी हुई इमारत के पास वही महिला खड़ी थी जो लोअर बर्थ पर सो रही थी। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और आकाश की ओर देखकर जोर से चीखी। वो चीख इंसानी नहीं थी, वो किसी पिंजरे में बंद आत्मा की थी। चीख के साथ ही ट्रेन के अंदर की सैकड़ों फुसफुसाहटें एक वाक्य में बदल गईं। न्याय, न्याय चाहिए। 44। आर्यन को अचानक सब कुछ याद आ गया। उसे एक पुरानी भयानक कहानी याद आई जो उसने बचपन में सुनी थी। दिसंबर 1982 में ट्रेन संख्या 13,414 उत्तरी एक्सप्रेस, तब शायद किसी और नाम से जानी जाती थी, में भयानक आग लग गई थी। आग लक्ष्मीपुर जंक्शन के पास लगी, जो हमेशा से वीरान रहा है।
आधिकारिक तौर पर 44 यात्रियों की मौत हुई थी, पर गांव वाले कहते थे कि वो आग नहीं थी बल्कि एक नरसंहार था जिसमें यात्रियों को अंदर बंद करके जला दिया गया था। ये वही ट्रेन थी। ये ट्रेन हर रात उस जलने और चीखने वाले दर्द को दोहराने के लिए लक्ष्मीपुर जंक्शन पर रुकती थी। अध्याय 7, अंतिम टकराव, द फाइनल कॉन्फ्रंटेशन। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। वो काला साया जो अब लगभग पूरी तरह से सामने आ गया था, कोच के गलियारे में खड़ा था। यह एक भयानक जला हुआ आदमी था जिसके शरीर पर गहरे घाव थे और उसके कपड़े ट्रेन के कर्मचारी की वर्दी जैसे थे। आर्यन समझ गया, ये टीटीई था या शायद गार्ड, वो जिसने यात्रियों को अंदर बंद कर दिया था। वो साया रेंगते हुए नहीं बल्कि फिसलते हुए आर्यन की ओर बढ़ रहा था। तुम मेरे हो, साया ने गरजा। उसकी आवाज अब केवल गूंज थी। नहीं, आर्यन चीखा। उसने लोहे का रॉड मजबूती से पकड़ लिया। तुमने इन्हें मारा, 44 लोगों को। साय ने अपनी कोठरी जैसी उंगलियां आर्यन की ओर बढ़ाईं। वे भागने लगे थे। मुझे रोकना पड़ा। अचानक युवा लड़का अपनी बर्थ से कूदकर नीचे आया। उसकी आंखें गुस्से और दहशत से भरी थीं। जाओ बाबूजी, भागो, लड़के ने आर्यन को धक्का दिया। ये केवल उसे पकड़ता है जो इसे देखता है। युवा जोड़े ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश नहीं की। वे साई की तरफ नहीं देख रहे थे, वे उसे नजरअंदाज कर रहे थे। आर्यन समझ गया, उस कुली की चेतावनी माइनस नजर नहीं लगानी चाहिए। यह आत्मा ट्रेन से बाहर नहीं जा सकती थी और यह सिर्फ उन्हें छू सकती थी जो इसके अस्तित्व को स्वीकार करते थे, जो इसे देखते थे। जैसे ही लड़का और साया आपस में उलझे, आर्यन ने आंखें बंद कर लीं और दरवाजे की तरफ भागा। बाहर लक्ष्मीपुर जंक्शन पर खड़ी वो महिला अब ट्रेन की खिड़कियों को जोर जोर से पीटने लगी थी। बाहर आओ, न्याय लो। आर्यन ने आंखें बंद रखीं। उसने दरवाजे से छलांग लगाई। वो अंधेरे में गिरा। उसे मिट्टी और पुरानी राख की गंध आई। वह भागने लगा। उसने चीखों को अनदेखा किया। उसने जलते हुए कोच से आती हुई गर्मी को अनदेखा किया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अध्याय 8, अंत की सुबह, द मॉर्निंग ऑफ द एंड। आर्यन भागता रहा जब तक कि उसे दूर से किसी और ट्रेन की सीटी की आवाज नहीं सुनाई दी। वो एक छोटी सड़क पर पहुंचा और उसने एक गुजरते ट्रक को हाथ दिया। ट्रक ड्राइवर ने उसे देखा। इतनी रात को कहां से आ रहे हो भाई? ये इलाका अच्छा नहीं है। उत्तरी एक्सप्रेस, आर्यन हाफते हुए बोला। मैं उससे उतरा। उत्तरी एक्सप्रेस? वो तो 1 घंटा पहले ही यहां से गुजर चुकी है और वो लक्ष्मीपुर जंक्शन पर नहीं रुकती। वो तो वीरान है। ट्रक ड्राइवर ने अजीब से देखा। आर्यन को पता था कि वो क्या कह रहा था। वो ट्रेन समय पर नहीं थी, वो समय के बाहर थी। जब सुबह हुई और वो सिलीगुड़ी पहुंचा तो उसने पहला काम पुलिस को फोन करने का किया। जब पुलिस लक्ष्मीपुर जंक्शन पहुंची तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। कोई जली हुई इमारत नहीं, कोई पुरानी ट्रेन नहीं, कोई 44 लोगों की राख नहीं, सिर्फ सूखी परित्यक्त पटरियां। हालांकि आर्यन जानता था कि वो सच था। उसकी शर्ट पर, उसके हाथ पर अभी भी चिपचिपा लाल पदार्थ लगा था जिसका डीएनए टेस्ट कराने पर वो मनुष्य का नहीं निकला। लेकिन एक चीज आर्यन को हमेशा याद रही। जब वो उस भुतहा ट्रेन से कूदकर भागा तो उसने जमीन पर गिरते हुए अपनी आंखें बंद करने से ठीक पहले एक पल के लिए अपनी बर्थ की ओर देखा था। लोअर बर्थ खाली थी। युवा जोड़ा चला गया था, लेकिन उसकी अपनी बर्थ साइड अपर 27 अब खाली नहीं थी। उस सीट पर एक भूरा पुराना लिफाफा रखा था। उस लिफाफे पर केवल एक ही चीज लिखी थी, 45वां। यह कहानी यहां समाप्त होती है। उत्तरी एक्सप्रेस आज भी रात 12:05 बजे हावड़ा से रवाना होती है, हमेशा 5 मिनट पहले, और हर रात 44 आत्माओं का दर्द दोहराती है। और वो आत्मा जो किसी को 45वां यात्री बनाने की तलाश में है, अगली रात के अंतिम सफर का इंतजार कर रही है।